चटोरी देवरानी ने चुराया पड़ोसन का खाना। माँ जी, दादी जी, बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने, बता दीजिए कि आज सब्जी में क्या क्या लेकर आऊँ। अच्छा सुनो, एक काम करना, आज बाजार से सरसों का साग ले लेना, पेट बहुत खराब है, साग खाऊंगी तो पेट में थोड़ी ठंडक मिलेगी। और मेरे लिए बहू तुम लौकी, सीताफल और टिंडे, कद्दू ले लेना, पेट में बहुत गैस बन रही है, ये ठंडी सब्जियां खाकर पाचन ठीक रहेगा। ठीक है मम्मी जी। अब पारुल बाजार आती है और अपने परिवार की सेहत के अनुसार सब्जी खरीद रही होती है कि तभी पड़ोस की बसंती कहती है, अरे ये क्या पारुल, तुम जब भी बाजार आती हो तो बाजार में ये बोरिंग सब्जियां ही क्यों खरीदती हो? तुम्हारे घर में सब लोग लौकी, टिंडे, सरसों, पालक ही खाते हैं क्या? अरे कटहल, भिंडी, गोभी, मटर, अरबी, शलगम, इतनी सारी सब्जियां हैं जो बहुत चटपटी तरीके से बनाओ तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। अरे रुको रुको चाची, कंट्रोल करो, तुम ये क्या बोली जा रही हो? तुम्हारे मुंह से चटपटी सब्जियों के नाम सुनकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। लेकिन अफसोस कि मैं ये सारी सब्जियां नहीं खा सकती, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को सिर्फ और सिर्फ पानी वाली उबली सब्जी खाना पसंद है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिंग सिस्टम समय से पहले ही कमजोर हो गया है और अब तो मेरी भी आदत हो गई है यही सब खाने की। अच्छा, तो ये कारण है तुम्हारा साधारण सब्जियां खरीदने का। चलो ठीक है। अब सब्जी लेकर पारुल घर आती है और घर आने के बाद सीधा रसोई में जाती है। पारुल के रसोई में चूल्हा, क्रॉकरी सेट, फ्रिज और मसाले के डिब्बों की जगह पर सिर्फ हल्दी नमक के सिवा कुछ नहीं होता। अब पारुल फटाफट टिंडे, लौकी की सब्जी को पानी, नमक, हल्दी डालकर उबाल लेती है। वहीं साग को भी वो हल्का चॉप करके उसे हल्के मसाले के साथ उबाल लेती है और फिर वही उबला हुआ खाना वो डाइनिंग टेबल पर रखती है, जिसे ससुर, दादी, सास, जेठ खुशी से खा रहे होते हैं। लेकिन वहीं उसका देवर और नंद उबले खाने को देखकर मुंह सड़ा रहे होते हैं। अरे क्या बना देती हो भाभी आप, ये रोज रोज उबला खाना। अरे कभी तो हमारे घर में चटपटा खाना भी बना दिया करो। सच में भाभी, आपके हाथ का तो जायका ही खत्म होता जा रहा है, ये उबला खाना बना बनाकर। ऐसा है, चुपचाप से बहू ने जो बनाया है वो खा लो, क्योंकि यह खाना बहू ने हमारी पसंद से बनाया है। हाँ, हमारी सेहत ठीक नहीं रहती, इसीलिए तुम्हारी भाभी ने ये खाना बनाया है। हाँ, सही कहा। और इस खाने में बुराई ही क्या है, इतना स्वादिष्ट तो बना है ये खाना, ऊपर से कम मसाला होने के कारण ये खाना जल्दी से पच भी जाता है। अब इसी तरह से कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन कुसुम से मिलने के लिए पड़ोस की सावित्री और जानकी आती हैं। अरे तुम दोनों बड़े दिनों बाद, बहू जाओ इनके लिए जरा कुछ खाने का बना लो, बहुत दूर से आए हैं ये लोग। अब पारुल रसोई में जाती है और बाजार से लाई हुई तोरई को काटकर चने की दाल के साथ हल्दी नमक डालकर उबाल देती है और हल्का सा जीरे का तड़का लगा देती है। साथ में चावल और रोटी भी पारुल बना लेती है। अब उस खाने को पारुल डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है, जिसे सावित्री और जानकी खाना शुरू करती हैं। लेकिन खाना खाते ही उनका मन भटकने लगता है। हाय तौबा, ये कैसा खाना बनाया कुसुम तेरी बहू ने? ऐसा खाना तो अस्पताल के मरीज भी नहीं खाते आज के समय में। सच में ये खाना बहुत घटिया। इस खाने से तो अच्छा होता कि बहू तो मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे देती, क्योंकि इस खाने में भी सिर्फ पानी ही है। अरे घर में तेल मसाले नहीं थे क्या बहू? तभी पारुल घबरा कर कहती है, जी वो दरअसल घर में कोई भी ज्यादा तेज मसाला खाने में नहीं खाता है। हाँ, मेरी बहू ठीक कह रही है, मेरे घर में शुरू से ही ऐसा ही खाना बनता है, क्योंकि मेरी कुसुम और विनोद की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। अच्छा तो ये बात है। अच्छा ठीक है, माना आप लोगों की उम्र ज्यादा हो गई है, जिस वजह से घर का हर सदस्य उबला हुआ खाना खा रहा है। लेकिन क्या होगा जब आपके घर में दूसरी बहू ऐसी आ जाएगी जिसे चटपटा खाना पसंद होगा? वो जीभ की चटोरी होगी, तब क्या करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे आप लोग उसको? कोई बात नहीं सावित्री जी, अगर घर में मेरी चटोरी देवरानी आ भी जाएगी तो वो यहाँ पर कुछ नहीं खा पाएगी, क्योंकि मेरी रसोई में वही सामान रखा है जिस सामान से सिर्फ घर वालों के लिए खाना बनाया जा सकता है, अपने लिए नहीं। आखिर मैंने भी तो चटपटा खाना खाना इस घर में आकर छोड़ा है, तो मेरी देवरानी भी तो छोड़ेगी ना। सही बात है, जब बड़ी बहू ने त्याग किया है अपने स्वाद का, तो उसकी देवरानी को भी करना पड़ेगा। अब जहाँ घर के कुछ सदस्य उबला खाना आराम से खा रहे होते हैं, वहीं आरव और काजल को वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो बाहर का चटपटा मोमोज, चाउमीन, तो कभी रेस्टोरेंट के अंदर जाकर दाल मखनी, शाही पनीर, चिकन बिरयानी जैसी चटपटी चीज खरीद कर खाने लगते हैं। अब जाकर जान में जान आई। काजल, ये खाना कितना स्वादिष्ट है ना? हाँ, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है भैया, लेकिन इस खाने को खाने के बाद न जाने क्यों मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है सिंपल साधारण खाना खाते खाते मेरी पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर हो गई है, जिस वजह से मैं बाहर का ये चटपटा खाना पचा ही नहीं पा रही हूँ।
अब काजल घर आती है और घर आते ही काजल को उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर पारुल। तुम दोनों ने फिर से कुछ बाहर का चटपटा खाना खाया है ना? सच सच बताओ। अरे नहीं, कुछ नहीं खाया है मैंने भाभी, ये तो बस नॉर्मल एसिडिटी है। अच्छा ठीक है, फिर रुको, मैं तुम्हारे लिए देसी मूली का सूप बनाकर लेकर आती हूँ, उससे पेट में बनी सारी गैस खत्म हो जाएगी। अरे नहीं नहीं रुकिए, मैं आपका वो जहरीला मूली का सूप नहीं पी सकती। मैं इतना स्वादिष्ट खाना खाकर आई हूँ, बाहर से सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। अच्छा तो तुम बाहर का ही चटपटा खाना खाकर आई हो ना? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हींग भून कर देती हूँ, उसे चबा लो, उल्टियां बंद हो जाएंगी। अब पारुल तवे पर हल्का सा हींग भूनकर अपनी नंद को देती है, जिसके बाद उसकी उल्टियां शांत हो जाती हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अचानक से सुधा और कुसुम की तबीयत खराब हो जाती है। पारुल फटाफट डॉक्टर को बुलाती है। अच्छा तो पारुल जी, आप मुझे बता सकते हैं कि ये दोनों डाइट में क्या ले रही हैं? जी बस उबला हुआ खाना ही। हाँ डॉक्टर साहब, मैं और मेरी सास तो उबला खाना ही खाती हैं, लेकिन फिर भी हमें उल्टियां आ रही हैं। देखिए, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोशिश करिए कि आप थोड़ा और ज्यादा उबला और सादा खाना ही खाइए। बाकी मैंने दवाई दे दी है, आप अपना ध्यान रखिए। अब इस दिन के बाद से पारुल और ज्यादा उबला खाना बनाने लगती है और फिर खाने के साथ साथ घर में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोकर छत पर सुखाना, घर की साफ सफाई के साथ साथ शाम को बाजार जाकर सब्जी लाना, फिर पेशेंट जैसी सास, दादी सास, ससुर को देखभाल करना पारुल के लिए बहुत भारी काम होता जा रहा था। ये देखकर कुसुम कहती है, बहुत हो गया बहू, अब मैं सोच रही हूँ तेरी देवरानी ले आऊं। तू मेरी सेवा पानी करियो और तेरी देवरानी घर का खाना पीना करेगी। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, मैं अकेले आप लोगों की सेहत और घर संभालते संभालते थक गई हूँ। अब सबकी रजामंदी होते ही कुसुम घर में पंडित बुलाती है। पंडित खूबसूरत लड़की का रिश्ता दिखाते हुए, पंडित जी, लड़की तो आपने बहुत सुंदर दिखाई है, हमें तो लड़की पसंद है। आप बस लड़की वालों को कह दीजिएगा कि हम उन्हें देखने 2-4 दिन बाद आएंगे, क्योंकि अभी मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है। अरे ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब पंडित रास्ते में ही लड़की वाले को फोन कर देता है। अब लड़की की माँ अपनी बेटी के कमरे में आकर, हे भगवान, कैसे ठोस रही है चिकन बिरयानी, मलाई चाप, तंदूरी नान। अरे बस बस, अपनी चटोरी जुबान पर थोड़ा लगाम लगा। बाहर का चटपटा खाना खाकर शक्ल की बैंड बजा रखी है। बाहर का खाना खाने से चेहरा खराब होता है। और आज तो मुझे लड़के वालों के यहाँ से फोन आया था, कुछ दिनों बाद तुझे देखने आ रहे हैं। अरे लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं तो क्या हो गया, मैं भी रेडी हूँ। और हाँ, आपको पता है ना कि मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है। अब इसी तरह शाम को तनीषा अपनी सहेलियों के साथ ठेले पर चाउमीन मोमोज खाने आती है और चटोरी तनीषा मोमोज खाते खाते 2-4 मोमोज अपने पर्स में गिराने लगती है, जिसे ठेले वाला देख लेता है। अरे आप तो चटोरी के साथ साथ चोरनी भी निकली। अरे आपकी जुबान कितनी चटोरी है, उतने ही चोर भी हैं। अरे यार, कैसे आप मेरे ठेले से मोमोज चुरा रही हैं? नहीं नहीं, मैं बस चटोरी हूँ, चोरनी नहीं। आप तो मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा ये लीजिए अपनी पेमेंट, मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया। गाइस चलें? अब साइड में आकर तनीषा की सहेलियां, तनीषा सच सच बताओ, तुमने वो मोमोज चुराए थे ना? अरे तुम तो सच में चटोरी के साथ साथ चोरनी भी होती जा रही हो। सुनने में आया तुम्हारा रिश्ता लग गया, ससुराल में जाकर भी यही सब करोगी? तुम पागल हो क्या? मैंने कहा ना कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं बस चटोरी हूँ। कितनी बार समझाऊं? अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और फिर तनीषा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़के वाले आकर सोफे पर बैठते हैं। वहीं मनोरमा लड़के वालों के सामने दही भल्ले, पापड़ी चाट, समोसा, चटपटी नमकीन, आलू की टिक्की जैसे अनेक चटपटे नाश्ते को सर्व करती है। अब लड़के वाले तनीषा को देख रहे होते हैं और तनीषा की नजर चटपटे खानों पर होती है। हे भगवान, कोई भी ऐसा एक एंगल नहीं मिल रहा है जिससे मैं ये चटपटी स्नैक्स खा सकूं। अब तनीषा जानबूझकर टेबल पर रखे फोन को उठाने के लिए झुकती है और फिर फोन के साथ साथ समोसा भी जमीन पर गिरा देती है। अरे मेरा फोन गिर गया, 1 मिनट। अब तनीषा जैसी नीचे झुकती है वो फटाफट पूरा एक समोसा निकल जाती है और फिर फटाफट मुंह साफ करके फोन लेकर ऊपर की ओर बैठती है। तभी मनोरमा धीरे से, अरे क्या कर रही है तू? अरे लड़के वाले तुझे देख रहे और तेरी चटोरी नजर खाने के ऊपर टिकी हुई है, थोड़ा लड़के को भी देख ले। क्या हो गया बेटी, बड़ी गुमसुम हो, कुछ कह नहीं रही हो, कुछ तो बोलो। जी मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोग ये स्नैक्स खाना शुरू करते हैं तो मैं भी खा पाती। ये सुनकर लड़के वाले हंसने लगते हैं। अरे क्यों नहीं, हम खाते हैं ना देवरानी जी। अरे मनोरमा जी, आपकी बेटी के अंदर तो बहुत बचपना है, काफी चंचल मन है इसका। अब
सभी लोग चटपटे स्नैक्स खाना शुरू करते ही हैं कि उतने में तनीषा सब सफा चट कर जाती है। ये देखकर लड़के वाले दंग रह जाते हैं। माँ जी, देवरानी जी की खुराक तो ज्यादा लग रही है खाने पीने के मामले में। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। खैर छोड़ो, वैसे मनोरमा जी नाश्ता पानी तो हो गया है, अब मुद्दे की बात करते हैं। हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, अब आप जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए ताकि शादी हो जाए। अब लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर तनीषा शादी करके अपने ससुराल आती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब कलश गिराकर तनीषा घर के अंदर जाती है और अपने पेट को सहलाने लगती है। ये देखकर पारुल, क्या हुआ देवरानी जी, पेट में दर्द हो रहा है क्या? सब ठीक तो है ना? तभी तनीषा भूख से बेचैन होकर कहती है, नहीं, कुछ ठीक नहीं है जेठानी जी। मैंने अपनी खुद की शादी में ही कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि इतनी देर तक मुझे भूखे रहने की आदत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ भाभी, आइए आप सोफे पर बैठिए। अब तनीषा सोफे पर बैठती है। इतने में पारुल अपने हाथ में मूंग दाल की खिचड़ी और उसके साथ में कद्दू की भुजिया लेकर आती है। ये लीजिए देवरानी जी, खा लीजिए। अब उबला खाना देखकर तनीषा, हे भगवान, ये कैसा मरीजों जैसा खाना लेकर आई है मेरी जेठानी मेरे लिए। इस खाने से मेरी भूख तो मिटेगी नहीं, बल्कि उल्टी और आ जाएगी। अभी तो मैंने कुछ बोल भी नहीं सकती, जैसे तैसे थोड़ा मोड़ा खा लेती हूँ। अब मुंह बनाकर तनीषा उबली खिचड़ी और कद्दू की सब्जी खाती है और जाकर अपने कमरे में आराम करती है। अगले दिन तनीषा नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आती है, जहां रसोई में उसको मसाले की अलमारी में हल्दी नमक के सिवा कुछ नजर नहीं आता। फिर तनीषा फ्रिज खोलती है, जहां फ्रिज में भी सिर्फ साग, कद्दू, तोरई, सीताफल जैसी अतरंगी सब्जियां रखी हुई होती हैं। ये भगवान, फ्रिज में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं अपनी पहली रसोई का खाना बना पाऊं। मसाले में भी सिर्फ हल्दी और नमक है। तनीषा परेशान हो ही रही होती है कि तभी वहां पर उसकी जेठानी आती है। अरे जेठानी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं, क्योंकि फ्रिज में भी काफी अतरंगी सब्जियां हैं और मसाले में भी सिर्फ हल्दी नमक है। ऐसे में मैं अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाऊंगी? अरे हल्दी नमक से सब बन तो जाता है, मैं भी तो बनाती हूँ। और एक काम करो, तुम दाल चावल और आलू का चोखा बना लो, बहुत है इतना सबके लिए। अब तनीषा ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि तनीषा को तो तला भुना चटपटा खाना खाने की आदत थी। क्या मैं अपनी पहली रसोई में ये उबला हुआ खाना बनाऊं? मैंने तो सोचा था कि मैं चिकन बिरयानी, नान, शाही पनीर, दाल मखनी, बटर कोरमा ये सब बनाऊंगी, लेकिन आप तो काफी साधारण सा खाना मुझसे बनवा रही हैं। तभी वहां पर कुसुम आती है और ये सब सुनकर कहती है, अरे बहू, तुझे तो खुश होना चाहिए कि हम तुझसे ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहे और साधारण खाना बनाने को कह रहे हैं। और वैसे भी हमारे घर में कोई तला भुना, चटपटा, मसालेदार खाना नहीं खाता है, क्योंकि सबकी तबीयत खराब हो जाती है ऐसा खाना खाकर। समझ गई देवरानी जी। चलिए अब फटाफट से आप दाल चावल चोखा बना लीजिए। अब तनीषा मुंह बनाकर दाल चावल चोखा बनाती है और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर रखती है। अब घर के सदस्य बड़े शौक से उस खाने को खा रहे होते हैं। वहीं तनीषा जैसे ही खाना खाती है उसका मन भटकने लगता है। इसी तरह रात को फिर से तनीषा उबली हुई सब्जी बनाती है, जिससे रात को भी वो ठीक से नहीं खा पाती। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब तनीषा उबला हुआ खाना बना बनाकर परेशान हो जाती है, जिसके बाद तनीषा बिना किसी से पूछे घर में चिकन बिरयानी, मसालेदार कटहल की सब्जी, चटपटे बेसन के गट्टे की सब्जी, रोटी, रायता बनाकर उसे डाइनिंग टेबल पर रखती है। ये देखकर कुसुम गुस्से में आग बबूला होते हुए खाने की थाली उठाकर जमीन पर पटक देती है। ये सब तला भुना, चटपटा, मसालेदार, मिर्ची वाला खाना किसने बनाया है? कौन है जो हमें मारना चाहता है? माँ जी, देवरानी जी के आने के बाद से खाना तो सिर्फ देवरानी जी ही बना रही हैं। अब खाने की थाली जमीन पर बिखरा देखकर तनीषा के पसीने छूट जाते हैं और वो घबराते हुए कहती है, माँ जी, ये चटपटा, मसालेदार, मिर्ची वाला खाना मैंने ही बनाया है। दरअसल मैं थोड़ी चटोरी किस्म की लड़की हूँ और मुझे चटपटा खाना पसंद है, लेकिन काफी हफ्ते गुजर गए थे और मैं उबला खाना ही खा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा आज कुछ चटपटा बना लूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इतना बुरा लग जाएगा। बात ऐसी है बहू, हम लोगों की पाचन शक्ति कमजोर हो गई है और अगर हमने ये सब खाया तो हमारी तबीयत और खराब हो जाएगी। आइंदा इस घर में ये सब बनाने की कोशिश मत करना। समझ में आया छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी क्या कह रहे हैं? जी माँ जी, मैं समझ गई। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन तनीषा अपने कमरे में रात को सो रही होती है कि तभी उसे अचानक से गरम गरम पराठों की खुशबू आती है। हे भगवान, ये खुशबू तो सामने से आ रही है। इतने दिन हो गए मैंने कुछ भी चटपटा नहीं खाया, लेकिन ये खुशबू सूंघकर मेरी चटोरी जुबान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब तनीषा दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है और फिर घर के बाहर आती है। तनीषा खुशबू सूंघते सूंघते पड़ोस की गायत्री के घर के सामने आती है।
खुशबू तो यहीं से आ रही है, लेकिन अंदर रसोई में जाऊं कैसे? एक काम करती हूँ, इस पानी के कनेक्ट